आज हैं हम डॉक्टर अभिषेक चारण सर के साथ में। एमबीबीएस में गोल्ड मेडलिस्ट। इंडिया के अंदर मोस्ट प्रिवलेंट जो कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। क्या है ब्रेस्ट कैंसर? हर चौथा कैंसर भारत में ब्रेस्ट कैंसर है। जिस तरह से हमारा वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है सोसाइटी का, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ये जो रिस्क फैक्टर है इनके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। कि आजकल हम कैरियर के प्रति इतने ओरिएंटेड है, हमारी शादियां लेट होती हैं, हमारी फिर फैमिली प्लानिंग लेट होती है, डिलीवरी लेट होती है, तो इन सब से अपना रिस्क फैक्टर बढ़ता है। आपको अगर कुछ भी डाउट लगे, आपको लंप लगे, ब्रेस्ट में गांठ लगे, इग्नोर मत कीजिए। इंडियन सोसाइटी का अपना सिस्टम ये है कि हम अपने हर चीज़ को हम प्रायोरिटी पे रहते हैं, पर हेल्थ को हम बहुत इग्नोर करते हैं। ये हर घर में देखा जाता है। इग्नोर मत कीजिए। टाइमली कुछ भी डिटेक्ट हुआ, हर चीज़ क्यूरेबल है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार योगी, मैं और डॉक्टर अभिषेक चारण सर, हम दोनों जो भी श्रोतागण हैं उनका स्वागत करते हैं। तो आज हैं हम डॉक्टर अभिषेक चारण सर के साथ में, जो जयपुर के एक सुप्रसिद्ध विख्यात मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ये एमबीबीएस में गोल्ड मेडलिस्ट, एमडी मेडिसिन और डीएम ऑन्कोलॉजी में इन्होंने किया है चेन्नई अडियार से कैंसर इंस्टीट्यूट। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें डॉक्टर अभिषेक सर के साथ बात करने का मौका मिला। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बढ़िया अरुण, आप बताएं। एक्चुअली सर, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था आपसे मिलने का और बात करने का, इंडिया के अंदर मोस्ट प्रिवलेंट जो कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। तो मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सब एक आम जनता के लिए, जो भी वुमेन्स है, जो भी महिलाएं हैं, उनके लिए एक आप ओवरव्यू क्या देना चाहेंगे? क्या है ब्रेस्ट कैंसर? देखिए, भारत में और विश्व में, भारत में आप ले लीजिए, नंबर 1 ब्रेस्ट कैंसर ही पाया जाता। बोथ सेक्सेस को मिला ले, आप मेल को मिला लीजिए, फीमेल को मिला लीजिए, नंबर 1 कैंसर हमारा ब्रेस्ट है। लेडीज़ में भी नंबर 1 है। हर चौथा कैंसर भारत में ब्रेस्ट कैंसर है। इससे आप पता, मतलब 25 से 26% भारत में जितने भी कैंसर डायग्नोस होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर है। और जिस तरह से हमारा वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है सोसाइटी का, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप लास्ट 3 डेकेड के अगर डेटा कंपेयर करो भारत की सिर्फ, क्योंकि अभी रिपोर्टिंग भी ज़्यादा हो रही है, रजिस्ट्रियाँ भी बढ़ गई हैं, अपनी पॉपुलेशन बेस्ड और हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री, तो अपने कैंसर पकड़ में भी ज़्यादा आ रहा है। पर उसके साथ साथ वेस्टर्नाइजेशन की वजह से इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारा ब्रेस्ट कैंसर। और आज के दिन में हमारा नंबर 1 कंसर्न, क्योंकि मोस्ट कॉमन है, प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है, और हमारी महिलाओं को, लेडीज़ को, माताओं को ये परेशान करता है, तो इस पे हमारा विशेष ध्यान है। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जो अभी आपने बात भी करी, वेस्टर्न कल्चर की वजह से या जो हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ये जो रिस्क फैक्टर है इनके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। मोस्ट कॉमनली रिस्क फैक्टर जो आजकल, मेरा मतलब ये था वेस्टर्नाइजेशन का मतलब कि हम उनके लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, डाइट को, और जैसे कार्यशैली है उस सब को फॉलो कर रहे हैं। तो रिस्क फैक्टर में जैसे लेट प्रेगनेंसी, 35 साल के बाद में प्रेगनेंसी होती है, तो रिलेटिव रिस्क फैक्टर बढ़ता है 2 से। जिनकी ब्रेस्ट फीडिंग कम करी है जिन्होंने, उनका रिस्क फैक्टर बढ़ता है। जिनका अर्ली मेनार्क हुआ है, जिनके मतलब पीरियड्स अर्ली स्टार्ट हो गए हैं, मान लीजिए 10 साल, 11 साल, और लेट मेनोपॉज हुआ है, तो मतलब जो ओव्यूलेशन साइकिल होती है, लाइफ होती है एक वुमन की, अगर वो ज़्यादा है तो रिस्क फैक्टर बढ़ता है। तो इन सारे रिस्क फैक्टर, क्योंकि आजकल हम कैरियर के प्रति इतने ओरिएंटेड है, हमारी शादियां लेट होती हैं, हमारी फिर फैमिली प्लानिंग लेट होती है, डिलीवरी लेट होती है, तो इन सब से अपना रिस्क फैक्टर बढ़ता है। उसके बाद में और भी रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे डाइट्री होता है, आप अल्कोहलिक डाइट लें, उन सब में भी रिस्क फैक्टर है। जेनेटिक रिस्क फैक्टर भी होता है। कई पेशेंट में
बिनाइन ब्रेस्ट लोबुलर हाइपरप्लेजिया होता है, उससे रिस्क फैक्टर बढ़ता है। कई पेशेंट में अलग अलग फैमिली रिस्क फैक्टर है, अगर माताओं को बहनों को हुआ है तो हेरिडिटरी वाला रिस्क फैक्टर है। तो खूब सारे रिस्क फैक्टर है, उनका रिलेटिव रिस्क अलग अलग पाया जाता है। आपने जो बात करी एक कैरियर की और ब्रेस्ट कैंसर और कैरियर कैसे एसोसिएशन आपने दिखाया, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये कहाँ तक अफेक्ट करेगा इन चीज़ों को? तो आपके हिसाब से कैरियर और कैंसर इसको मैनेज करने के लिए बैलेंस कैसे होना चाहिए? देखिए, हर चीज़ में लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है। आप दाल भी बनाते हैं, नमक ज़्यादा डल जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगी। उसी प्रकार कैरियर में भी बहुत ज़रूरी है कि आप बैलेंस करके चलें, क्योंकि अल्टीमेटली चाहिए क्या, सबको हैप्पीनेस चाहिए, लाइफ आराम से हो, ये चाहिए। कैरियर के पीछे हम भागते भागते कई चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। उसमें पहली चीज़ आती है पर्सनल लाइफ और हमारी फैमिली। तो आप जैसे कैरियर के पीछे आप हैं, सब हैं, हम भी हैं, ये भी हैं, सब हैं। उससे क्या होता है, लेट शादियाँ हो रही हैं, लेट डिलीवरी हो रही है। 35 साल के बाद में अगर डिलीवरी होती है, प्रेगनेंसी होती है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। लोगों पे है कि वो कैसे फैमिली प्लानिंग करते हैं। पर एक प्रेगनेंसी होती है 1 वर्सेस 2 प्रेगनेंसी में, 2 प्रेगनेंसी इज़ ऑलवेज बेटर देन 1 प्रेगनेंसी इन टर्म्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। क्योंकि 2 प्रेगनेंसी में आपके 18 मंथ्स चले जाते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होता, आपका ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, आपका रिस्क कम होता है। बट इन दी एंड इट इज़ टोटली अप टू द जो भी लोग हैं वो डिसाइड करें कैसे वो प्रोसीड करना चाहते हैं। बट एंड में ये ज़रूर कहूँगा कि बैलेंस होना ज़रूरी है कैरियर और लाइफ के प्रति, नहीं तो आप एक के पीछे आप दूसरे को खो बैठेंगे। हर चौथा जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है इंडिया के अंदर। ये मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंटेबल है, क्या ये ट्रीटेबल है, या ये क्योरेबल है? मैं बताना चाहूँगा ये प्रिवेंटेबल भी है। प्रिवेंटेबल इन द सेंस कि आप अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, आप टाइमली खाएं पिएं, अच्छे आप मोबाइल रहें, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, डाइट पे रहें, और जो मैंने आपको बताया है फैक्टर कि टाइमली आपका ये सब होना, उस सब पे आप ध्यान दें, तो काफ़ी हद तक हम इसको इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। ज़ीरो कोई नहीं कर सकता, पहली चीज़। दूसरा, स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंसिडेंस में है, प्रेवलेंस में है। इसकी स्क्रीनिंग के बहुत सारी गाइडलाइंस है। WHO की अलग गाइडलाइन होती है, अमेरिकन अलग है, यूरोपियन अलग है, और ज़्यादातर गाइडलाइन ये सजेस्ट करती है 40 to 45 और 50 की एज तक आप अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। स्क्रीनिंग कैसे होती है, एक नॉर्मल एक्सरे करवाना है आपको, ब्रेस्ट का एक नॉर्मल एक्सरे कराना है, आप वो करवाइए। उससे, जिसे मैमोग्राम कहते हैं, उससे अपना डिटेक्ट हो जाएगा कि अपने कुछ इश्यू है कि नहीं है, और उसके बेसिस पे फिर एनुअली या बाय एनुअली जैसा भी डॉक्टर आपको एडवाइस करे आप वो वैसे फॉलो करें। तो ये तो हो गया आपका स्क्रीनिंग। फिर आता है आपका ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज वाइज डिपेंड करता है कि कौन सी आपकी स्टेज है, उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना। स्क्रीनिंग किस एज में शुरू हो, और यदि वो डिटेक्शन हो गया है कि अर्ली स्टेज में कि कैंसर है, तो फिर हमें कैसे फर्दर प्रोसीड करना चाहिए? स्क्रीनिंग हमें मेनली 45 एज पे बिगिन करना चाहिए, 45 to 54 ईयर ये एज में बिगिन करना चाहिए, और एनुअली आपको मैमोग्राम करवाना चाहिए। और उसमें अगर कुछ पहले होता है स्क्रीनिंग मैमोग्राम में अगर कोई दिक्कत आती है, जो नॉर्मल एक्सरे आप कराएंगे छाती का, उसमें अगर दिक्कत आती है, फिर डायग्नोस्टिक मैमोग्राम पे जाते हैं उसमें, उसके बाद दिक्कत आती है तो आपका बायोप्सी पे जाते हैं। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आइडियली आई वुड रिकमेंड कि आप 45 to 50 की एज में आप बिगिन करें। जो हायर रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनमें आप जल्दी भी कर सकते हैं, जैसे जिनकी माताओं को या बहनों को कैंसर है, जिनको जेनेटिक है, जिनकी फैमिली में रन करता है, उनको हम 25 साल की एज में भी एडवाइस करते हैं कि आप स्क्रीनिंग करवाइए। उसमें आप एक्सरे मैमोग्राम के अलावा आप MRI ब्रेस्ट भी करवा सकते हैं, पर ये सिर्फ उन विशेष लोगों के लिए जिनकी फैमिली में रन करता है 25 साल की एज में। अमूमन नॉर्मल पॉपुलेशन में 45 से 50 में आप बिगिन कीजिए स्क्रीनिंग। एक जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है ब्रेस्ट कैंसर का, वो किस बेसिस पे होता है? क्या बायोप्सी के बेसिस पे होता है, या फिर हम MRI या मेमोग्राम के आधार पे भी तय कर सकते हैं? फाइनल डायग्नोसिस किस बेसिस पे करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल अरुण जी आपका। ज़्यादातर हम कोई भी कैंसर आप ले लीजिए, 2 मोडेलिटी रहती है इन्वेस्टिगेशन की। एक होती है आपकी इमेजिंग, जिसमें आप कंफर्म करेंगे कि हाँ गांठ है,
उसको आप बेसिक एक्सरे से, उसके बाद में आप उसका यूएसजी करवा लीजिए, या किसी केसेस में सीटी ज़रूरत होती है, पेट ज़रूरत होता है, उससे होता है। बट डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए किसी भी कैंसर में बायोप्सी ही चाहिए होती है। हमें टिश्यू लेना होता है, एक सुई की जांच होती है, वो अंदर जाएगी, गार्ड से मिनिमल बहुत छोटा सा टिश्यू लेगा, आपको दिखेगा भी नहीं, उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करा जाता है, सेल्स देखे जाते हैं, कैंसर सेल कंफर्म होता है, उसके बाद ही हम कहते हैं कि इसे कैंसर है। इमेजिंग के बेसिस पे हम कह सकते हैं कैंसर है, पर कंफर्म हमेशा बायोप्सी के बेसिस पे ही होता है। तो आप हमें बताएंगे कि क्या इनमें अलग अलग के टाइप्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, और अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए ताकि लोगों को पता चले कि ब्रेस्ट कैंसर भी एक तरीके का नहीं होता, अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो उसके बेसिस पे आप कैसे एक आम जनता को जो मेडिकल से नहीं है, उन लोगों को आप कैसे समझाना चाहिए? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर क्योंकि हमने एक सेल निकाला है, सेल का हर सेल का अलग पैटर्न होता है। तो मोस्ट कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर टाइप होता है इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, IDC कहते हैं, 90% वो होता है। फिर बाकी कैंसर होते हैं, लोब्यूलर कैंसर होता है, कुछ एटिपिकल होते हैं, अलग अलग टाइप होता है हिस्टोलॉजी के बेसिस पे। अब जो उसके बाद वाला जो टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उसे कहते हैं प्रोग्नोस्टिक मार्कर टेस्ट, जिसमें हम ER, PR, HER2 ये 3 मार्कर देखते हैं। KI67 और CK56 भी देखते हैं, पर मेन 3 मार्कर ER, PR, HER2। ER, PR, HER2 के बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं कि वो हार्मोन पॉजिटिव है, HER2 पॉजिटिव है, या ट्रिपल नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव, क्योंकि हर तीनों का ट्रीटमेंट अलग है, विभिन्न है, तीनों का प्रोग्नोसिस अलग है, तीनों का आउटकम अलग है, तो इससे डिपेंड करता है। अब आए हम स्टेजिंग पे। किसी भी कैंसर, मोस्टली सॉलिड कैंसर में 4 स्टेजेस होती है, स्टेज 1, 2, 3, 4। 3 तक हम क्योर कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को, मोस्ट ऑफ द कैंसर में। ब्रेस्ट में भी हम 3rd स्टेज तक क्योर सकते हैं। 4th में का मतलब ये होता है कि बीमारी फैल गई है विभिन्न ऑर्गन्स पे, जैसे लंग में ले लो, लिवर में ले लो, तो मतलब बीमारी ब्रेस्ट तक कन्फाइंड नहीं है, अब कहीं और फैल गई है, उसका क्योर करना मुश्किल होता है। उसके लिए हम फिर उसका भी ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट काफ़ी अच्छा रहता है, सिम्टोमेटिक कंट्रोल आता है और काफ़ी टाइम निकालता है। पर डेफिनेटिव क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है 3rd स्टेज तक, स्टेज 1, 2, 3। और 4th में पैलिएशन हमारा मेन एम होता है, उसको आराम मिले, उसका टाइम लंबा हो, ये रहता है। आप एग्जैक्टली ये बताना चाह रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है तो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुन के नहीं डर जाना है, यदि अगली स्टेज में है, यानी कि स्टेज 1, 2, 3 तक है, तो पूरी तरीके से ट्रीटेबल है, क्योरेबल है। और दूसरी चीज़ की जो आपने एक प्रोग्नोस्टिक मार्कर वर्ड यूज़ किया कि ER, PR, HER2, ये 3 जो मार्कर आप करा रहे हो, इनके बेसिस पे और स्टेज, इन दोनों के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि वो पूरी तरीके से क्योर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ जो भी लोग हैं उनको समझना चाहिए कि एक बार बायोप्सी करा के ब्रेस्ट कैंसर हो गया, यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल इन डेप्थ उसका इन्वेस्टिगेशन वो कि मार्कर कितने पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है और स्टेज कौन सी है, उसके बाद आप लोग तय करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो अगला सवाल मेरा यही है कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी मॉडलिटी हैं जिनसे हम ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते हैं? मेनली हमारे पास कैंसर में मेनली ब्रेस्ट ले लीजिए आप, हमारे पास सर्जरी मोडेलिटी होती है। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर जैसे स्टेज 1 है, अपफ्रंट सर्जरी हो सकती है, स्टेज 2 तक भी हो सकती है। स्टेज 1 एंड 2 इज़ अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, 3rd में लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो सर्जरी जिनमें अपफ्रंट सर्जरी पॉसिबल होती है उनमें अपफ्रंट सर्जरी करते हैं, जिनमें गांठ बड़ी होती है और ऑपरेबल में पूरा ऑपरेट नहीं कर सकते, मार्जिन क्लियर नहीं हो, तो उसमें हम कीमोथेरेपी देते हैं। नोड जिनका पॉजिटिव होता है, एक्जिला में फैल जाता है, उनको रेडिएशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो मेन 3 मोडेलिटी है, रेडिएशन, कीमो और सर्जरी। कीमो लगभग मोस्ट ऑफ द केसेस लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर में या फिर जो ट्रिपल नेगेटिव उन सब में लगती है, HER2 बेस में लगती है। एक अलग मोडेलिटी है, वो है हार्मोन बेस्ड थेरेपी। वो क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में 60% लोग ER, PR पॉजिटिव होंगे, हार्मोन पॉजिटिव होंगे, तो हार्मोन एक अलग ही और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है ट्रीटमेंट का। इसमें गोलियां भी होती हैं, इसमें इंजेक्शन भी होते हैं, डिपेंड करता है कि क्या उस समय प्रेफर करते हैं और क्या पेशेंट की कंडीशन है। तो हार्मोन बहुत लंबा ट्रीटमेंट लेता है, जैसे आप ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया,
फिर भी लोग पूछते हैं हम ट्रीटमेंट अभी भी क्यों ले रहे हैं। तो आपने देखा होगा 5 साल तक हार्मोन का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, गोलियां चल रही होती है हार्मोन की। ये क्यों दी जाती है? ये इसलिए दी जाती है कि हार्मोन पॉजिटिव एक तो लो प्रोग्रेसिव ग्रोथ होता है और उनकी लेट रिकरेंस होती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए लंबा ट्रीटमेंट हम लेंगे हार्मोन वाला, एक ये भी मॉडलिटी है। कैंसर के लिए आपने 3 मॉडलिटी बताई, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज है और कितना बड़ा ट्यूमर है, मार्जिन क्लियर है या नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद आप ये तय करते हो कि अलोन कीमोथेरेपी सफिशिएंट या फिर सर्जरी और कीमोथेरेपी सफिशिएंट, या आपको सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन तीनों का यूज़ करना है। बिल्कुल। बट अच्छी बात जो आपके डिस्कशन से मुझे नज़र आ रही है कि हम इंसिडेंट से लेके, स्क्रीनिंग से लेके, डायग्नोसिस से लेके हम जब ट्रीटमेंट तक आए हैं बात करते करते, तो मुझे ये समझ आने लगा है और कहीं ना कहीं मुझे विश्वास होने लगा है कि ये सब चीज़ें, मतलब ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग अच्छे से हो, डायग्नोसिस अच्छे से हो, और जैसा कि आपने बताया कि आपकी तरह कोई इतना अच्छा विजन रखने वाला इंसान हो, तो उन चीज़ों को हम जल्दी डिटेक्ट करके पूरी तरीके से क्योर किया जा सकता है। बिल्कुल। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, आपको अगर कुछ भी डाउट लगे, आपको लंप लगे, ब्रेस्ट में गांठ लगे, इग्नोर मत कीजिए। इंडियन सोसाइटी का अपना सिस्टम ये है कि हम अपने हर चीज़ को हम प्रायोरिटी पे रहते हैं, पर हेल्थ को हम बहुत इग्नोर करते हैं। ये हर घर में देखा जाता है। इग्नोर मत कीजिए। टाइमली कुछ भी डिटेक्ट हुआ, हर चीज़ क्यूरेबल है। ब्रेस्ट नहीं, बाकी कैंसर्स में मैं बता रहा हूँ। और इग्नोर करने से, या फिर कई बार सिम्टम्स लेट भी आते हैं, उसमें पेशेंट की भी गलती नहीं होती, लेट आती, उस केसेस से अलग है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में इग्नोरेंस की वजह से गांठ बढ़ जाती है, स्टेज 4 हो जाता है, और फिर हमारा इंटेंट पैलिएशन हो जाता है। तो उसको आप गंभीरता से लें। कुछ भी आपको दिक्कत है, बॉडी कैंसर ऐसे नहीं आता, कैंसर आपको सिग्नल देगा और आपको उसको पिक करना है, आपको इग्नोर नहीं करना है। मतलब जो भी वुमन है जो अपनी 30s में एंटर कर गई है, आप ये बोलना चाह रहे हो कि उनके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि यदि ब्रेस्ट में कोई लंप है तो सेल्फ एग्जामिनेशन करें जिस भी तरीके से, और यदि उनको थोड़ा भी पता चल रहा है तो वो एक सोशल और जो पर्सनल हेजिटेशन है उसमें आके ना रुके, एक प्रॉपर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके उसका एग्जामिनेशन या स्क्रीनिंग करवाएं, जो आपने बोला। बिल्कुल। एक एक्चुअली सर मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो फीमेल्स में ही होता है या मेल के अंदर भी होता है? क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है और ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में पूछ रहा हूँ। तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं तो आपको इसका प्रैक्टिकल अनुभव है, तो क्या मेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होता है? हाँ जी, मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, पर उसका इंसिडेंस काफ़ी कम होता है। अप टू 1% टोटल ब्रेस्ट कैंसर है वो मेल में भी पाया जाता है। और मेल वाले ब्रेस्ट कैंसर जनरली एडवांस एज में होता है, 50, 60, 70 की एज में पेशेंट आते हैं। 1% होता है हार्मोन पॉजिटिव होता है मोस्ट ऑफ द कैंसर, वो भी क्यूरेबल होता है। पर क्योंकि मेल में हो रहा है तो मेल को लगता है कि ये तो कुछ ऐसा ही होगा, मुझे थोड़ा ना ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ये अरुण जी का बहुत ही अच्छा सवाल है। मेल पेशेंट में भी उनको अगर कुछ लगे ब्रेस्ट में गांठ तो उनको एड्रेस करना चाहिए, उनको उसको सीरियसली लेना चाहिए और टाइमली डिटेक्ट करना चाहिए। क्यूरेबल है, ट्रीटेबल है और बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। सर ये जो हमारा एक डिस्कशन रहा कैंसर के ऊपर, और कैंसर में भी स्पेसिफिकली हमने ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर जो डिस्कशन किया, तो उसके लिए सबसे पहले तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू। कि आपने एक जनरल लोगों के लिए, मुझे पता है कि आप काफ़ी बिजी रहते हैं, इतना टाइम भी नहीं रहता, बट हम सोशल मीडिया के थ्रू और इन वीडियोस के थ्रू हम लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला पाएँ। और हमने एक मुहिम चालू करी थी सर, मेरा युद्ध कैंसर के विरुद्ध, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे आज इस बारे में डिस्कशन किया। और ये डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी कुछ टाइम पहले ही इंडिया को डायबिटिक कैपिटल के बाद में कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी नॉमिनेशन हो चुका है। यानी कि कैंसर इतनी तेज़ी से जो इंडिया में बढ़ रहा है, इसके लिए जैसे डायबिटीज़ के लिए लोगों में अवेयरनेस है, हर घर में या हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो इसी तरीके से आने वाले टाइम में हर घर में या हर दूसरे तीसरे घर में आपको कैंसर का पेशेंट मिलेगा। बिल्कुल। तो यदि आज से ही हम इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाएं
जो मैं आशा करता हूँ कि आपके इस वीडियो से भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर और हो सकता है पूरे विश्व में लोग आपकी बात को सुने और कैंसर के लिए और ज़्यादा अवेयर। जो भी माताएं और बहनें अभी भारत के अंदर हैं, सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के हैं, तो उन माताओं और बहनों के लिए एक आप ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट हैं, कैंसर के आप स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं चाहता हूं कि बाकी लोगों के लिए आप एक जनरल मैसेज क्या देना चाहते हैं जिससे उनको लाइफ में काफ़ी हेल्प मिले। मेरा बस एक ही मैसेज है, हमारी लेडीज़ हमारे घर होम मेकर हैं, वो पूरा सबका ध्यान रखती है, पर अब टाइम आ गया है कि हम उनका भी ध्यान रखें और उसका ध्यान रखने का अभी से हमें शुरुआत करनी है। उनको कुछ भी दिक्कत है हमें एड्रेस करना है। यदि आपका कोई क्वेश्चन रहता है किसी भी कैंसर के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम वो क्वेश्चन और उस टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली हम सर से चर्चा करेंगे और हम एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जन सामान्य तक पहुंचाएंगे। जरूर जरूर। वो महिला या वो माता बहनें जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको कोई एजुकेट करने वाला नहीं है, और वो भी कैंसर के बारे में, तो हम उन तक एक कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के लिए, वो भी हम अभिषेक सर के साथ अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे। कि जो अक्टूबर मंथ आता है, वो अक्टूबर मंथ ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए मंथ बोला जाता है जी। तो अक्टूबर मंथ के अंदर आप कुछ स्पेशल करना चाह रहे हैं या इतना इंसिडेंस है तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ रखना चाहेंगे? अक्टूबर मंथ में हमारा प्लान है कि हम छोटे छोटे, क्योंकि शहरों में तो काफ़ी फिर भी अवेयरनेस है, छोटे छोटे कस्बों में जाके टॉक्स दें, उनको प्रचार बताएं, उनको मतलब अवगत कराएं। हमारी जो महिलाएं हैं जो घरों में रहती हैं, काम में ही बिजी रहती हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचाए। तो छोटे छोटे कैंप हो गए, अवेयरनेस प्रोग्राम हो गए, छोटी जगह में, कस्बों में, उनमें हमारा टारगेट है कि अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाएं हम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने जो टाइम दिया।